आम आदमी की तरजीहात में कतई ये चीज़ नहीं है कि मुल्क का तिजारती खसारा क्या है, ना ही गरीब आदमी को इस चीज़ की कोई परवाह है कि पीएसडीपी के ऊपर हुकूमत इस साल कितना खर्चा करेगी। उसको शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट से कोई सरोकार नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ये आम आदमी जो बैठा देख रहा है, इसको इन चीज़ों की कोई परवाह है ही नहीं ना। उसको अगर मैं ये बताऊंगा कि हुकूमत की एक बहुत ही अहम कामयाबी ये है कि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया है, तो गरीब आदमी के लिए ये चीज़ गैर अहम, गैर ज़रूरी है। उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये आम आदमी जिसने पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट दिया था या देगा, दोनों चीज़ें आपको बता दी, यानी मौजूदा वोटर, माजी का वोटर या मुस्तकबिल का वोट देने वाला, जिसकी वजह से हुकूमतें बनती हैं और भी चीज़ें कारफरमा होती हैं, ऐसी बात नहीं हुकूमत बनने बिगड़ने में, लेकिन वोटर की जो ताकत होती है वो अपनी जगह मौजूद है। उसको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं। उसके लिए दो प्रायोरिटीज़ हैं और यही मईशत की किताब में भी लिखा हुआ है। एक महंगाई, दूसरी बेरोज़गारी। बस जो इसके ऊपर जिरा करना चाहे, मुबाहिसा करना चाहे, मोस्ट वेलकम। मईशत की किताब में यही दो अहम चीज़ें हैं जिन पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक मईशत की दूसरी मईशत के साथ मुसाबकत का अमल सामने आता है। यानी अगर किसी एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना है, एक मुल्क को दूसरे के खिलाफ कंपीट करवाना है, तो यही दो चीज़ें मैटर करेंगी कि एक मुल्क के अंदर महंगाई कितनी है और बेरोज़गारी कितनी है। इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, हुकूमत के तमाम बुज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी तिजारत, ये सब आ जाएं, इसके ऊपर मुबाहिसा कर लेते हैं। अगर मईशत की किताब में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आप सही, गिरेबान मेरा। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं तो मैं आपका गिरेबान नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पॉलिसी में थोड़ी सी इस्लाह कर ली जाए जिसके नतीजे के अंदर आम आदमी को फ़ायदा हो। वोटर ने कतई ये नहीं देखना, आवाम की इसके बारे में कोई राय ही नहीं है। आवाम किसके बारे में सोच रही? आवाम मार्केट जाती है, आवाम सौदा सलफ लेती है, आम फहम जुबान में बात करो, सब्जी तरकारी लेती है, फल खरीदती है, आम अशिया ज़रूरिया खरीदती है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहा है, वो ये चीज़ें खरीदती है। दाल कितने की, चावल कितने की, आटा कितने का, उसके लिए ये कंसर्न। चीनी कितने की, आम कुटे मसाले कितने के या पैक मसाले ले ले वो कितने के, ये आपके सामने है। आम आदमी की सिर्फ यही खरीद है उसने, और क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास अपनी गाड़ी होगी, मोटर बाइक या गाड़ी, तो पेट्रोल डलवा लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। मतलब आम आदमी क्या करेगा। अच्छा ये सब चीज़ें हो गई ना, आम अशिया ज़रूरिया हो गई, इसमें आप देखें किराना भी आ गया, परचून भी कुछ हमने जिक्र कर दिया, साथ ही में क्या करेगा, घर जाएगा। आम खर्चे आपको बता रहा हूँ, गैस का बिल, बिजली का बिल ज़्यादा होता है, गैस का बिल आता है, उसकी भी अब तो बहुत अहमियत हो गई है भाई। अब तो गैस के भी मसले मसाइल शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर। पाक स्टडीज़ की किताब में तो लिखा था पता नहीं कितने सालों का गैस का ज़ख़ीरा, वो भी ख़त्म कर दी। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो भाई मेरी तस्दीक करो। मैं तो कहता हूँ भाई आजकल हमारी ही तो गर्दन पतली है, टीवी एंकरों की और मीडिया की। दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए उसके लिए मीडिया को ब्लेम कर देते हैं। क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या आप रोटी नहीं खाते हो? क्या आप चावल नहीं खाते हो? क्या आप दाल नहीं खाते हो? क्या आप आलू नहीं खाते हो? ये तो मैं बुनियादी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना। गलत कह रहा हूँ तो रोकना। और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए नान भाई के पास जाओगे या घर में बनाओगे, गैस इस्तेमाल करोगे। तो बेसिकली ये चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर गलत कहूँ तो मुझे कहिएगा, और यही मेरी इस्तदाई। लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आप बड़े हमदर्द हो गए, हुकूमत के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है कहीं आपकी तंजीम साजी तो नहीं की गई कहीं ले जाकर। भाई बात ये नहीं है, हमने ये देखना है कि सुनने वाला शख्स जो है वो क्या सुन के हमारी बात मानेगा। ये काम मेरे अपने ज़ाती काम है कि अगर हुकूमत सस्ताई ले आई, ये मेरा ज़ाती काम है क्या? अरे भाई ये आप सब लोगों का, ये मेरा भी, सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि चीज़ें सस्ती हो जाएं। इस तक के बेवजह लोग नाच गाना करना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो बेगाने की शादी में हैं, माजरत अब हाँ, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वजीर आजम इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पता है अवाम की तकलीफ का और महंगाई का, तो यार आप कौन हो कि जो ये बात कह रहे हो कि हुकूमत का दिफा आपने शुरू कर दिया, जब वजीर आजम जो कि हुकूमत के सरबराह हैं वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं, महंगाई का कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही। बेवजह आप लोग जो, मैं कहता हूं कि आप लोग तो सिर्फ जो हो वो महज उनके सपोर्टर हो, आप बेवजह दिफा कर रहे हैं। इसके बारे में सोचें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई को कम होना चाहिए, तो बेवजह हुकूमती नुमाइंदे क्यों इस चीज़ का दिफा करने में लगे हुए हैं, जिस पर उनका अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जनाब कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी अब आगाज़ करेंगे बाकायदा उसका मौजू आज हमारा जनाब महंगाई है, महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए, और बिलखुसूस जो बात मैं कर रहा हूँ उस पर देखिए गौर कीजिएगा। मेरे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि एक मईशतदान हैं, माशी तज्जिया कार हैं, इन चीज़ों पर गहरी निगाह रखते हैं, और जनाब आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन, किसी तारुफ के मुताज नहीं, माहिर माशियात हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे कर लेता हूँ। मैं अतीकुर रहमान साहब ये चाहूँगा कि तमहीद के अंदर तो खैर मैंने बहुत सारी बातें कर दी, मुझे नहीं पता आप कितनी चीज़ों के साथ इत्तेफाक करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके मुतालिक आप भी अपना जायज़ा पेश करें, फिर मैं आबिद साहब की जानिब जाऊँ। जी बहुत शुक्रिया अली, इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की आपने। हर इंसान इस वक्त दुख और तकलीफ़ में मुब्तला है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि पेन की एक स्टेज आती है, एगोनी के बाद आता है एंगुश। आपने इतने खूबसूरती से इंसान के दर्द को, एंगुश को बयान किया कि मैं बता नहीं सकता। देखिए फैक्चुअल पोजीशन इस वक्त ये है कि जब हमारी ये गवर्नमेंट आई 2 साल पहले तो हमारा पॉवर्टी लेवल 30% पे था, फिर वो गिर के कोविड आया 40% पे आ गया। आज हमारा पॉवर्टी लेवल 50%, यानी हम लोग बिलो पॉवर्टी लेवल 50% है। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के लोग एक वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त के खाने की उनको पता नहीं होता कि उनको कहाँ से मिलने वाला है। सेकंड मील की उनको कोई जिसको कहते हैं ना खबर नहीं है कि जिसकी वजह से उनको मिले। इस वक्त कंडीशन बड़ी प्रीकैरियस है, बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है। इसको कैसे कूप अप किया जा सकता है? देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ह्यूज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फिर गैस है, फिर वाटर है और दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मिलकर के इस प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बन जाती है तो एंड यूज़र को वही मिलता है, कंज्यूमर को, जो उस कॉस्ट पर मिलता है। वो कॉस्ट जाहिर है अगर बढ़ के मिलती है, जैसे गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 8.5% उसका टारगेट है इन्फ्लेशन का, उससे आगे नहीं, लेकिन आज इन्फ्लेशन 13.2% पे जा रहा है। ये सारे रीज़न हैं हमारे ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, बहुत सारे प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें तो ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और जो सबसे बढ़कर है, दुनिया में कहीं भी कंपैरेटिव स्टडी कर लें, एक आम आदमी को अच्छी तरह इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन को आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। उसकी वजह ये कि एक तो होता है इंटरेस्ट रेट, फिर होता है स्प्रेड और उसके बाद होता है फिर काइबोर। ये सारों को ऐड कर लें तो ये बहुत आगे पहुंच जाती है चीज़ें। इस चीज़ से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना वो महंगी हो जाती है। तो जो एक आम आदमी कारोबार करने के लिए पैसा लेता है और उस पैसे को उस इंटरेस्ट रेट पर लेकर आता है और उसको उससे रिटर्न करना होता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाती है। ये सारे अवामिल हैं जो मिलकर इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बात ना कहे कि ऑल इंडिकेटर्स आर गुड एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ही तो सारी I'll come back to you with me। आबिद सुलेरी साहब की जानिब जाते हैं। आबिद सुलेरी साहब, बात कुछ ऐसी है कि आज मौजू कुछ अवामी नौइयत का है, ज़ाहिर बात है आप तो हर ही मौजू के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने मैं यही नुक्ता रखना चाहूँगा कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है,
ख़ुद भी उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि कीमतों को काबू करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस चीज़ का बहुत सख्ती से, मैं कहूँगा कि उन्होंने जायज़ा भी लिया है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो बेवजह, वो कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि ये इस तरह हो रहा है? जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद आवाम के मसाइल हल करना चाह रहे हैं तो उनकी टीम क्यों इस बारे में संजीदा नहीं है? एंड डिफेंडिंग द अनडिफेंडेबल, क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है टीम की जो इस वक्त बिहेवियर है वो तो आपको टीम से पूछना चाहिए जी। हम आपके मौजू पे आते हैं जी। और मौजू चूंकि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक इसका जो अप्रोच है इसको सॉल्व करने की, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हम शायद कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडाइज करने की चीज़ों को, और इस वक्त आपको टारगेटेड सब्सिडी पे जाने की ज़रूरत होगी, वरना ना तो हम अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दे पाएंगे और ना ही उन लोगों को सब्सिडी दे सकेंगे जिनको कि इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको मालूम है कि कोविड के बाद उसका जो एक आफ्टर इफेक्ट आया है वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक आलमी कसाद बाजारी जो है वो इसका एक दूसरा इम्पैक्ट है, और फूड इनसिक्योरिटी इसका एक तीसरा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान में जो खुराक की कीमतों में इजाफा है वो एज सच फूड नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं है। गंदम वाफिर मकदार में थी, वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसकी कीमतें बढ़ना। इसी तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ना अगेन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। लेकिन इस वक्त करना ये चाहिए, अगर हम इस पर बात करें कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ किया जा सकता है, कि टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ आना चाहिए। अगर यकीनी तौर पे इस वक्त बिजली के बिल और गैस के बिल में जो इजाफा है वो बहुत ज़रूरी है, वरना एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। आपका 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ का एनर्जी सर्कुलर डेट इस वक्त बना हुआ है, जो कि एक साल के डिफेंस बजट से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो उसको कीमतों को बढ़ाना होगा, लेकिन वो कीमतें बढ़ाई जाएं उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं या जो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उनके लिए एक तो उनकी रीडेफिनेशन करनी चाहिए हमें, जो एक अपना लोअर मिडिल क्लास से इसको थोड़ा सा बढ़ा के मिडिल क्लास को भी लाइफ लाइन कंज्यूमर में शामिल करना होगा, और फिर उनके लिए एक टारगेटेड सब्सिडी हो का वो आप एहसास प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, वो किसी और तरीके से कर रहे हो। जब हुकूमत अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देने की कोशिश करती है तो एक तो ये होता है कि जो उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं जिससे सब्सिडी दी जानी चाहिए। साहब, आपने एक नया चैप्टर खोला है, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा नज़दीक हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके ही हमें बता दिया है कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस बाय ब्रिंगिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ensuring a free market, perhaps the government is looking at the option of subsidizing। क्योंकि हम अंडर दी इम्प्रेशन ये हैं गुफ्तगू से कि शायद जो माफियाज हैं उन पे क्रैकडाउन होगा, और जो सप्लाई साइड क्राइसिस मैन मेड है, इंटेंशनल है, मेल इंटेंट के साथ है, उसको रोकने के बारे में बात हो रही है। क्योंकि हमने जो अखज़ किया है गुफ्तगू से वो ये है, लेकिन आप एक नया चैप्टर खोल रहे हैं जिसके माने ये हैं कि इस्लामाबाद में इस बारे में गुफ्तगू हो रही होगी कि सब्सिडाइज किया जाए। ये बोलना चाह रहे हैं? पता नहीं गुफ्तगू डिसीजन मेकर्स में हो रही कि नहीं, लेकिन मैं तो इस पर बात कर रहा हूँ और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हमें इस वक्त टारगेटेड सब्सिडीज पे जाना चाहिए। जो गंदम और चीनी के जो ऑर्डर्स हैं उन पर क्रैकडाउन जो है उसको तो किसी सूरत में नहीं रुकना चाहिए। अभी इम्पोर्टेड बीट आ जाएगी, इम्पोर्टेड शुगर। भाई आपकी बात में बड़ा वजन है, आप इशारे से में बहुत कुछ बता रहे हैं, हम समझ गए, आपको कहने की इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आटे और चीनी की कीमतें अगर यूटिलिटी स्टोर में भी बढ़ जाएंगी तो फिर मैं और आप तो परेशान है। इस सब्सिडी को भी सर, ये जो सब्सिडी जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके बेनिफिशियरी भी फिर यही माफियाज ही बन जाएंगे ना, इन अदर वर्ड्स। बस लेकिन यही तो हमें इस वक्त मैकेनिज्म अखज़ करना है। कहा उसकी पेमेंट्स में है वो एहसास प्रोग्राम के जरिए ऐड कर दी जाए, आप कीमतें बढ़ा दें और उसके बाद वो लोग जो कि एहसास के बेनिफिशरीज हैं उसमें भी इजाफा करके आप उनके जरिए वापस कर दें। आबिद साहब, I'll come back to you। लेता हूं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद राय जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पेट्रोलियम की मिसाल सबसे ज़्यादा आपके सामने
उस पेट्रोलियम के प्राइसेस में जो सब्सिडीज़ की इतनी बात की जाती है, तो इतने ज़्यादा हाई लेवल के पेट्रोलियम प्राइसेस लोगों को पे नहीं करने पड़ते। एक आम आदमी को पेट्रोलियम प्राइस पे करना पड़ता है ना, जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी पेट्रोल डालता है, उस बेचारे को उस इन्फ्लेशन में उस पेट्रोलियम प्राइसेस से भी तकलीफ पहुँचती है कि वो इतने ज़्यादा उसको पेट्रोलियम के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर सब्सिडीज़ होती तो मेरा कहने का मतलब है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी आपके कम होते। फिर मैं ये बात नहीं कर रहा होता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एंड यूज़र जो कंज्यूमर होता है वो बेचारा पिस रहा होता है। देखिए बात सारी ये है कि आपने जीडीपी की बात की शुरू में, हमने जब देखा कि इनकी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जीडीपी 5.8% पे था। जीडीपी गिरकर -0.4% पे क्यों आ गया? जब जीडीपी गिरता है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। आपके पास इस अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर पहले 15 लाख की आई, फिर 22 लाख की आई। अभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप हो सकता है कि 1 करोड़ की आपकी तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट। इस कदर बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो लोग जाएंगे कहां से? नौकरी नहीं होगी, कमाएंगे नहीं, ले ऑफ्स होंगे, तो फिर वो खाएंगे कहां से? इन्फ्लेशन तो एक तरफ एक तकलीफ रही अपनी जगह पे, लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक बहुत बड़ा दुख है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करे। मैं सबसे ज्यादा बात करने चाहता हूं वो ये है कि पिछले दिनों रिलीफ देने के लिए रीफाइनेंस स्कीम आई। वो रीफाइनेंस स्कीम सब बड़े लोगों के लिए, टाइकोस के लिए, मिडिल क्लास के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ आए, क्या ग्रांट्स आए? ग्रांट्स होने चाहिए ऐसे जिसमें आदमी के ऊपर थोड़ा सख्त सवाल, इंटरेस्ट ना हो। थोड़ा सख्त सवाल। आप बहुत अरसे से लगे हुए एसएमई को फाइनेंस करेंगे, ये वो सारे बैंक से मुलाकातें वगैरह। एक्सक्यूज मी, तो मुझे ये बताएं कि इतनी जो आपने एफर्ट्स की, तो ना तो जो एपेक्स है वो कुछ कर पाया, ना आपकी एफर्ट्स ने कोई यील्ड किया, क्योंकि जो लोग अरबाब इख्तियार में बैठे हैं उनको परवाह ही नहीं थी। वो कह देते मुंह से कि बैंकों को देना चाहिए छोटे कारोबारों को लोन, आपके सामने भी कह देते हैं और हम पूछते हैं तो हमें भी यही कह देते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है? क्लियर बताएं ना क्या बात सारी यही है कि बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू फाइनेंस दी एसएमईज, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेस टू फाइनेंस है। एक्सेस टू फाइनेंस में जब आप इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट लगा देंगे, एक आदमी भी समझता है इस बात को, तो जब वो पे बैक करेगा तो उसका क्या फिगर बन जाएगा? नई स्कीमें आई, इसके बेनिफिशियरी कौन है? क्लियर बताएं ना। ये जो अभी नई स्कीम्स आई, इनके बेनिफिशियरी सब बड़े टैकोन्स हैं, सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टैग, और वो उनकी तादाद 12 से 8% से ज़्यादा नहीं है। 84% जो पाकिस्तान के कंपोनेंट हैं, जो एसएमईज कहलाते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, वो बेचारे इतना सफ़र कर रहे हैं। जो वो सफ़र करेंगे, एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो कहाँ जाएगा एक आदमी? उसकी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है, दुख मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कम होने के बजाय इन तकलीफों में इजाफा हो रहा है। आप देखें बैंकरप्सीज हो रही हैं, ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग कहाँ जाएं? मतलब एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ कारोबार बंद। क्या इसके सॉल्यूशंस है, क्या रिलीफ है? मैं एक रिलीफ देने की बात करना चाहता हूँ। एक बताएं फिर जी। सिर्फ एक बात, वो ये है कि आपके पास बेहतरीन एक चीज़ है, वो है तकाफुल। आप तकाफुल से एक आम आदमी को उसको ना सिर्फ मेडिकली कवर कर सकते हैं, बल्कि उसके बिजनेस कवरेज और उसकी लॉसेस को भी कर सकते हैं, और उसको रीफाइनेंस भी कर सकते हैं। ये बात मैं सामने लेकर आऊँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे और तकाफुल को इम्प्रूव करे तो ये बात हो सकती है। इस पर तफसील से किस दिन बात करेंगे। आबिद सुलेरी साहब, अब बात ये, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे आप बात कर रहे थे, इशारों में ही बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं आपसे, लेकिन अब ये मुझे बताएं कि अगर इसकी तरफ हम नहीं जाते जो आप बता रहे थे, और इसकी जगह हम सॉल्यूशंस की जानिब जाते हैं, ये चैप्टर ही क्लोज कर देते हैं ना, बिकॉज यू आर प्रोपोनेंट ऑफ फ्री मार्केट, अतीक साहब इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फ्री मार्केट, बट इज टॉकिंग अबाउट द फेयर मार्केट एज वेल। तो अगर फ्री एंड फेयर मार्केट के अंदर ऑपरेट करें तो फिर हम किस तरह से महंगाई को कम कर सकते हैं? इस तरह से बताएं आप। न्यू स्टार्ट। देखिए, आपके फ्री एंड फेयर मार्केट से कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान में क्योंकि मार्केट डिस्टॉर्शन जो हैं वो हैं और वो रहेंगी, वो का उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, का उसमें माफिया शामिल हो, का उसमें बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल हो। हम मार्केट डिस्टॉर्शन को ओवरनाइट खत्म नहीं कर सकते। तो एज ए थ्योरिस्ट थ्योरी में तो मैं चाहूँगा कि जिस ये फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो अपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे हो, और हर एक को जो सप्लाई और डिमांड है वो बैलेंस हो जाए। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर्स को उनकी वेलफेयर का मार्केट को तो ख्याल रखे, लेकिन जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे तब तक इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो बहरहाल चाहिए होगी। और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए नहीं हो सकती हैं।
अगर आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे, अगर हम ये कोशिश करें कि जो चीज़ों बिजली के और गैस के बिल बिल्कुल ना बढ़े किसी के लिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबके लिए सस्ती हों, तो हम उनका हक मार रहे हैं। जब मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं रिक्शे वाले का और जो मोटर बाइक वाला है उसका हक मार रहा हूँ, या अगर मेरे घर में 1-2 एसी चल रहे हैं तो मैं उसका हक मार रहा हूँ जिसके घर में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चलता है। तो हमें थोड़ा सा सोशल जस्टिस की तरफ आना पड़ेगा, और वो सोशल जस्टिस जो है वो तभी मुमकिन हो सकता है। मार्केट को आप फ्री एंड फेयर इकोनॉमी की तरफ लेके जाते रहें, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हमें कोई देर पास सोल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना होगा सब्सिडीज का। उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, लोगों तक पेमेंट जो है वो कैसे पहुंच सकती है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, उनके लिए जब इनपुट सस्ते करने की बात आती है तो हमें पता चलता है कि सारा फायदा आड़ती को हो जाता है। अगर हम गवर्नमेंट किसी और तरीके से कुछ सब्सिडी देने चाहती है तो वो माफिया को तो पहुंच जाती है, लेकिन वो टारगेटेड बेनिफिशियरी तक नहीं जाती है, और ये एक हकीकत है। और इस पर इसका कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा। अच्छा, अब सुलेरी साहब आपके सामने जो है वो, आप चूंकि सियासी मौजू के ऊपर या पार्टिसान गुफ्तगू तो नहीं करते, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करते हैं, अब आपसे हम उस तरह से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन खुल के जो बात है वो आपके सामने रख देता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जो एचेलॉन्स ऑफ पावर हैं उन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती थी, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुँच रही थी वो क्लाउडी थी, क्लियर नहीं थी, और उनको ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि ये मीडिया क्रिएटेड महंगाई है। इन रियलिटी कोई महंगाई नहीं है, इन रियलिटी आप बहुत मशहूर हैं, इन रियलिटी आप दुनिया के सबसे मशहूर आदमी हैं, इन रियलिटी आप दुनिया के सबसे मकबूल आदमी हैं, यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन फिर अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब डायरेक्टली लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ाना शुरू किया और ऐसे लोगों को यूज़ किया, अपने हसास निज़ाम को इस्तेमाल करके मालूमात की, तो उनको पता ये लगा कि अवाम में हुकूमत की गैर मकबूल, मैं नहीं कहता इजाफा हो रहा है, लेकिन गैर मकबूलियत की वजह बुनियादी तौर पे महंगाई बनी है। तो आपने कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, हिज बेसिक रियलाइजेशन, द रियलाइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज दैट हिज गवर्नमेंट इज बिकमिंग अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपने कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बनाए। अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे थे कि उनकी टीम से पूछा जाए, बट हु विल बी आस्क्ड, बिकॉज दे हैव इंडक्टेड ए न्यू टेक्नोक्रेट। Do you think he will be able to find a solution for this? New technocrats will be able to find this out of the box solution. As I said, I am not a government spokesperson, तो ये तो आपको किसी गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन से पूछना चाहिए। एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ, मेरी राय यही है कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, अगर वो काम कर रहे होते तो लोगों में ये बेचैनी जो है वो ना होती। बस ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बेसिकली एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स जो हैं दे डू नॉट केटर for bringing down inflation. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। across the board जो है ये this is not neither a solution nor we can afford it. In fact, this will create a new problem from scratch, right? तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नई थिंकिंग लानी पड़ेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि अभी बात ही इस चीज़ पर हो रही कि महंगाई कंट्रोल कैसे करनी। सोल्यूशन दोनों ने ही, हमारे फाजिल मेहमानों ने यही दिया कि across the board subsidies may not solve the problem. In fact, they may only benefit a certain class. वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। Let's take a short break.